नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 5 मई विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण हम लोग बचपन से किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और किताबें का उनका सब्जेक्ट, उनका नाम ही हुआ करता था पर्यावरण विज्ञान। लेकिन इस विशेष ज्ञान से जो पर्यावरण के बारे में हमें दिया जाना चाहिए था या दिया जाना चाहिए समाज के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, शायद ये उस तरीके से हमें मिला नहीं, जिसके कारण से आज हम 50 डिग्री टेम्परेचर, पानी की कमी, नदियों में जल की कमी, अथाह पानी है, अथाह पानी बरसता है वर्षा के रूप में, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, वो भूजल कहाँ चला जाता है। ऐसे ऐसे गांव क्यों हमें देखने को मिलते हैं जहां इतना नीचे तक पानी चला गया है कि 200 लोग, 200 परिवार पानी लेने के लिए आते हैं और 15 लोग ही, 15 परिवार एक मटका पानी वहां से ले पाते हैं। आखिर क्या कुछ कारण है इन सब चीज़ों का? इनके बारे में कुछ विजनरी ऐसे होते हैं जो कदम उठाते हैं, जो बात करते हैं, और उसके बाद में वो बात आगे तक जाती है। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर दूदू के पास में एक गांव है लापोड़िया, और उस गांव की तस्वीर बदलने वाले एक शख्स है जो आज हमारे साथ में है। इनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि फूल सागर, देव सागर, अन्न सागर, ऐसे 3 तालाब हैं जो वहाँ के ग्रामीणों ने अपने सामूहिक प्रयासों की बदौलत बनाए हैं। लेकिन उन ग्रामीणों के हाथों को संभालने वाला, उन्हें ताकत देने वाले, उन्हें नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति हैं जो आज हमारे साथ में है। हम स्वागत करते हैं श्रीमान लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी का। लक्ष्मण जी, दूरदर्शन के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका सबका स्वागत है। लक्ष्मण जी को कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सम्मान मिले हैं, और न केवल देश में बल्कि विदेश में, और खासतौर पर उस प्रदेश में जहां से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को राजस्थान में अपनाया गया, इजराइल में भी उन्हें विशेष तौर पर कई बार बुलाया जाता है। लक्ष्मण सिंह जी, पानी को लेकर के काम करना है, ये सोच तो सब सोचते हैं कि भाई जल अनमोल है, जल है तो कल है, अमृतम जलम, इन सब की बातें करते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करना है, उसमें इम्प्लीमेंट करना, ये विचार आकर के उस पर लग जाना, ये ऐसा कब हुआ? और सुना है आप अनुपम मिश्र से काफ़ी प्रभावित हैं। देखो क्या था कि साहब, सन 1977 में मेरी उम्र थी 20-21 साल की जी, और मैं जयपुर पढ़ता था। मेरा गांव लापोड़िया ही है जयपुर, क्यों वहाँ 5वीं क्लास हुआ करती थी जी। यहाँ करके मैंने एडमिशन लिया। लेकिन जब पीछे गांव में पानी नहीं रहा और ये हालत थी कि 3 साल के अकाल पड़े तो लोग कुएं के नीचे उतर के और पानी लेते थे। पूरा कुएं में नीचे जाकर उतर के, हाँ, उतर के, मतलब एक मटका भरा वो गया, दूसरे लोग उतरेंगे वो मटका भरा, फिर वो ऊपर गया। और जब बारिश आती है तो वो जुलाई में आती है तो मई जून का महीना ऐसा होता था कि पानी नहीं मिलता था। भयंकर स्थिति थी उस जमाने में भी। तो मैं जब छुट्टियों में गया तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्या करें। तो फिर मैं जो है गांव वालों के साथ बातचीत करने लगा। एक तालाब था हमारा जो टूटा हुआ था जी। अब वो टूटा हुआ था तो वो पानी रिचार्ज ही नहीं हो, हल्का ढाल था, पानी बरसे निकल जाए तो ज़मीन में पानी था ही नहीं, तो वो रिचार्ज कैसे हो गए, कुओं में पानी कैसे आएगा, दिक्कत आ जाए। ठीक बात। तो साहब हमने तो पढ़ाई छोड़ दी और ये कहा कि हम तो ये पानी का काम करेंगे पहले। तो हम फिर गांव वालों के साथ बैठक की, चर्चा की, आगे बढ़े। तो गांव वालों ने मना कर दिया, कौन मजदूरी देगा, ये कौन करेगा, तब सोच नहीं था। तो हमने ये कहा गांव वालों को कि हम गांव के रहने वाले हैं, क्या मजदूर हैं, गांव के मालिक हैं जो गांव में रहते हैं। सही बात है। और हम काम करेंगे। तो उनमें जोश आया, मेरे साथ जुटे। मैंने भी कुदाल पावड़ा उठाया और मैंने वो पुराना जो तालाब था उसको रिपेयर किया। 2 महीने लगे, पानी आया। 2 महीने बाद पानी ज़मीन में घुसा और कुओं में पानी ऊपर आने लगा। तो लोगों को बड़ा उत्साह लगा। फिर एक उस तालाब को बहुत अच्छा बनाया, रोज़ श्रमदान करते थे, काम करते थे, सिंचाई करते थे। फिर हमने फूल सागर बनाया और फूल सागर पे ये चर्चा की, ये तालाब बना रहे हैं, इसका नाम क्या रखें और हमारा गांव का इस तालाब के साथ व्यवहार क्या होगा कि ये तालाब ग्राउंड वाटर में काम करेगा, यानी कि इससे कोई सिंचाई हम नहीं करेंगे, हम तो इसको पिलाई करेंगे, नहीं वो सिंचाई नहीं करेंगे और पानी रखेंगे जो ज़मीन में जाए, कुओं में जाए। जी जी। और जब पेड़ पौधे उगेंगे, फसलें उगेगी तो फूल खिलेंगे। तो नाम को उसका फूल सागर हो गया। एक तालाब फिर देव सागर बनाया। देव सागर भगवान का तालाब है, उसमें भी सिंचाई नहीं करेंगे, वो भी ज़मीन में पानी जाएगा। लेकिन गांव कैसे बने, छतरियाँ बने तालाबों पर, चबूतरे बने,
पनघट वहाँ हो, और फिर वो गांव की चौड़ी पालें हो, घूमने की जगह हो, बैठने की जगह हो, अच्छे अच्छे पेड़ हो। तो हमने बड़, पीपल, कदम सब लगाए उसके ऊपर। वो आज वो पाल खूब चौड़ी है, ट्रक निकलते हैं ऊपर से, अच्छा, लेकिन सुरंगें बनी हुई है पेड़ों की, आप पेड़ों के बीच में चल सकते हैं, क्या बात। कोई धूप नहीं आती वहाँ पर। और तालाब बने सुंदर, लोग उसको वहाँ बैठते हैं, देखते हैं, सुबह घूमते हैं, शाम को घूमते हैं। जब बारिश में तालाब भरते हैं तो लोग उसको निहारने आते हैं उस तालाब पे। बहुत ही सुंदर। और उस पे दोनों तरफ पेड़ लगाए, पूरे सब तालाबों पर। जी। हम तालाब बनाते गए। तो हम एक मीटिंग में गए दिल्ली, तो वहाँ अनुपम मिश्रा जी मिले, तो वो हमारी उनकी चर्चा हुई। वो तालाबों के पहले ही अच्छे भगत थे। तो वो फिर लापोड़िया आए और हमको बताने लगे, मुझे साथ ले जाने लगे, जैसलमेर, बाड़मेर। वहाँ पर ये गड़ीसर तालाब देखा, उसमें लाखेटे कैसे होते हैं, मंदिर कैसे बनते हैं, तालाब की मोड़ कैसे ली जाती है, लोगों का व्यवहार तालाब के साथ कैसे हो। तो मैं उनके साथ रहने लगा। वो लापोड़िया भी आने लगे, और वो मुझे आदेश नहीं देते थे, वो सुझाव देते थे, और हम उस सुझाव को आदेश मान के करते थे, और उनको दोबारा बुलाते कि आपने जो कहा था हमने कर दिया। तो वो बोलते, अरे मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो सुझाव दिया था। मैंने कहा हम उसको आदेश मानते हैं। तो हमारे उनका बहुत अच्छा संबंध थे। अब तो वो भगवान के चले गए, अभी नहीं है दुनिया में, पर वो 25 साल से हर साल 2 बार आते थे, पति पत्नी, साधारण बस से आते थे। हम उनको दूध लेने जाते, 7-8 दिन हमारी एरिया में घूमते। ये एक व्यवहार होता है, जब लोगों के साथ में आपका मन जुड़ जाता है तो फिर उसके बाद में तन मन धन किसी की कमी नहीं आती और सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। कोई व्यक्ति काम करने लगता है तो नवाचार भी बहुत करता है, खुद भी करता है। लापोड़िया जी, चौका पद्धति जो है, जो आपने खास तौर पर विकसित की है, ये चौका पद्धति क्या है? ये क्या है, जब हम अनुपम जी के साथ, अनुपम मिश्रा जी के साथ जी। हम जब आपके बिहार गए तो पानी था। जब उनके साथ हम बाड़मेर, जैसलमेर गए तो पानी 300 फीट पर फिर भी घास बड़े बड़े। अच्छा। हाँ, श्रवण घास जो होता है, श्रवण घास। इस मौसम में अभी आपके 5 फीट 6 फीट तक घास होता है, उसमें गायें चरती है खूब जम के। तो नेचर को समझने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कि भाई वहां भी 6 फीट का घास है, चेरापूंजी में भी, चेरापूंजी में जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है विश्व की, और आपके बाड़मेर, जैसलमेर में भी 6 फीट के घास है। तो नेचर ने क्या काम किया है, वहां हाथी है तो यहाँ ऊंट है। ठीक है, देखो काम देखिए आप नेचर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैंने समझा कि हमारे इलाके में हम ऐसा पानी रोकें, अपने आप कृषि हो, अपने आप घास पेड़ लगें, ग्राउंड वाटर से, मतलब भूमिगत जल से पानी न निकाल करके पेड़ों को पिलाया जाए, ये नहीं, ना कृषि को पिलाया जाए। तो हम ऐसा सिस्टम तैयार करें, चौका सिस्टम, तो वो अपने आप घास आए, क्योंकि मॉइस्चर से घास आता है। बिल्कुल ठीक है। मॉइस्चर से कृषि होती है। पानी भरा रहे तो जो गेहूं खत्म हो जाएंगे, फसलें खराब हो जाएगी। लेकिन जब मॉइस्चर रहती है, उसमें जमीन भी सुधरती है, सही। उसमें कीट पतंगे भी वहाँ आते हैं, जमीनी कीड़े भी आते हैं जो जमीन को उपजाऊ करते हैं, और उस मॉइस्चर से सारी फसलें, सारे पेड़, जितनी भी हरियाली है वो मॉइस्चर से आती है। और वो हवा में भी होती है, वो ज़मीन में भी होती है, और वो आकाश में भी होती है, मतलब ऊपर भी होती है। आप देखते हैं जब सर्दी के दिनों में ओस गिरती है, बूंदें बूंदें दिखती है, वो बूंद कहाँ से आती है, वो मॉइस्चर है, वही सब कुछ है। वो हमने फिर चौका सिस्टम का मतलब है कि जब लापोड़िया का जो गांव का ढाल था जी, ऊपर से ऐसा किया कि भाई ये कृषि का एरिया है, तो उसमें छोटे छोटे नाडे बनाए गए ताकि बारिश का पानी रुके। और जब राजस्थान में 1 महीने में बारिश कई दफ़े लेट हो जाती है, 15 दिन बाद आती है या 1 महीने बाद आती है, जब तक फसल खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ऊपर रोका पानी, और नीचे फिर जब लेट होती है तो नीचे सिंचाई करो, और जब खरीफ फसल कट जाती है तो उसमें भी चने हो जाते हैं, इसमें सरसों हो जाती है। ये तो एक सिस्टम हुआ कृषि का। दूसरा सिस्टम क्या है, हमारे राजस्थान में
पशुपालन से काफ़ी काम चलता है समाज का जी। इनकम भी यही है और गोचर होना जरूरी है। पर गोचर सपाट हो गए, कब्जे कर लिए, उसमें पानी नहीं रुकता, मॉइस्चर नहीं होता तो घास खत्म हो गए, पेट खत्म हो गए। तो हमारा पशुपालन सही बात है, पशुधन नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। राजस्थान में तो खासतौर पर ये बड़ी एक समस्या हो गई है कि आजकल की कहते हैं कि भाई जो दूध है वो ठीक तरीके से मिलता नहीं है, और जो मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, जितना दूध थैलियों में बिकता है उतना तो पशु नहीं है, और जो पशु है, जो गाय है, जो भैंस है, उनको उतना चारा नहीं मिलेगा तो उनका पेट उतना पौष्टिक नहीं होगा, तो उतना ऑर्गेनिक दूध कैसे आएगा। मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था लक्ष्मण सिंह जी कि पशुधन के बारे में, उसकी वृद्धि हो, वृद्धि नहीं हो बल्कि अभिवृद्धि हो, और एक एक गाय, एक एक भैंस अच्छे मात्रा में देसी भारतीय जो है, मैं जो उसकी जर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, संकरण से उत्पन्न उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। और खास और एक और चीज जो कैनाल और एनीकट के जरिए भूमि जल स्तर में बढ़ावा मिलता है, वहां पर भी आपने काफी काम किया। तो मैं कहता था कि एक तो पशुपालन जब संभव है जी, जब घास हो और पेड़ हो जी, पेड़ों के पत्ते, खेजड़ी, देसी बबूल, रौंज, इसके पत्तों से लूम पातड़ी आती है, और लूम पातड़ी पशुओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अपन हलवा खाते हैं ना देसी घी का, जी, जी, वैसे लूम पातड़ी होती है। तो देसी जो नस्लें हैं, गिर नस्ल, गिर गायों की नस्लों को हमने विकसित किया और साथ में गोचर विकसित किया। तो चौका सिस्टम का मतलब है जो बरसात आए वो ज़मीन में जाए और अंदर से मॉइस्चर मिले। तो घास पेड़ को आप बीज डाल दो, अपने आप उगेंगे, पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। देसी बबूल है, खेजड़ी है, रौंज है, नीम है, सारे लगाए वहाँ पर। मतलब हमारे एक एक गोचर में पेड़ गिन नहीं सकते, वो लाखों में है। हर मौसम में 30 प्रकार के घास आएंगे अपने आप। अच्छा, अपने आप आएंगे, मॉइस्चर होता है ना उसमें। जैसे जुलाई का घास अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर में थोड़ा मौसम बदलता है तो वो घास खत्म हो जाता है, फिर दूसरा पीली फूली आएगी, पीले फूल मिलेंगे और उसके पत्ते मिलेंगे। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, वो खूब पीली फूली खाएंगे, जम के अच्छा दूध मिलेगा। जुलाई का घास अलग। गर्मी में सारे कांटेदार घास आएंगे, पसर कटेली, ऊँट कटेला, सारे ही आ जाएंगे। तो गाय, भैंस, ऊँट उसको काट काट के लोगों को, उनको पशुओं को खिलाएंगे। तो हमारा जीवन जो है कृषि, पशुपालन और हमारी ज़मीनों से चलता है, चाहे गोचर हो और चाहे कृषि ज़मीन हो, उसको हमने विकसित किया, उसमें हरियाली लाने की कोशिश की, अच्छी कृषि जमाने की कोशिश की। उसके साथ हमने पूरा एक पर्यावरण भी सुंदर होना चाहिए, तितलियाँ घूमती रहे, बहुत सारे पक्षी आवाज़ें करते रहे, तोते खूब हो, कमेडियाँ खूब हो, बुलबुल खूब हो, सोन चिड़ियाँ खूब हो, आवाज़ें खूब आए। कैसे आएगी? हमने गोचर में उनके लिए खुला चिड़ियाघर बनाया। अच्छा, खुला चिड़ियाघर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक दफ़े किसी ने पूछा भी था, सरकार ने भी कहा ये आप कैसे बना सकते हैं? मैंने कहा वो पशुओं को, पक्षियों को रखने की खुली जगह है, ये खुली सब जगह है। मगर नहीं, गोचर में एक जगह कांटे लगा करके 10 बीघा ज़मीन को बंद किया, जिसमें सारे बीज रहेंगे। अब आप सारे खुले कर दोगे तो पशु चढ़ जाएंगे, तो बीज नहीं मिलता है। ठीक है। तो सारे उसमें पक्षी उड़ते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं, घोंसले बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे ऐसा हुआ। तो हमारे खुला चिड़ियाघर गोचर में हुए, चारा खूब, पेड़ खूब, गायें खूब, पशु खूब और दूध खूब। हमारे एक महीने में 10 लाख का दूध बिकता है। 2 ट्रक रोज जाते हैं लापोड़िया से जयपुर को, 2 ट्रक दूध के। देसी भारतीय नस्ल की गिर जो आपने विकसित की हैं, और गिर गायों से, गिर गायों से। और ये गायें जो गिर गायें हैं वो आज के 20 साल से पहले से भी हमने चंदा इकट्ठा करके और गुजरात से गिर नस्ल के सांड लाए थे और गाँव को जिम्मेदारी के साथ सौंपे। हमारे गांव में कमेटियां बनी हुई हैं, वो सारे पर्यावरण को देखते हैं, पशुपालन को देखते हैं, कृषि को देखते हैं, वो सांडों को भी देखते हैं। अच्छा, उसकी नस्ल देखते हैं, उनकी रख रखाव देखते हैं। बांटा दिया जाता है, उसको देव माना जाता है सांड को। तो आज हमारे पास 1-1 लाख से ऊपर गायें बिकती है और देते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास गिर नस्ल की ऐसी नस्लें हैं। और उसका दूध हम डेयरी पे देते हैं, वहाँ कलेक्शन डेयरी है जी। और एक आदमी के पास कोई 30,000, 35,000, 60,000 रुपये महीना तक की इनकम पशुपालन से है प्रत्येक घर में।
कितनी बढ़िया बात है कि किस तरीके से अगर हम सोच लें कि हमें ये काम करना है तो वहाँ पक्षी धन भी है, आज लापोड़िया गांव में पशुधन भी है, वहाँ पशुधन होने के साथ साथ उनके लिए वहाँ पर खुला चिड़ियाघर भी है, वहाँ पर बड़े बड़े तालाब भी हो गए हैं, लोग कमा भी रहे हैं। एक ऐसे गांव में जहाँ पर ये नहीं स्थिति हो जाती थी कि पीने के लिए पानी दुर्लभ है, वहाँ पर अब पानी की समस्या ही खत्म हो जाती है। लक्ष्मण सिंह जी, आज जब ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की बात आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भाई हमने मिट्टी में इतना कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया कि मिट्टी की जो एक सौंधी महक थी वो हमने खत्म कर दी। तो उसको बचाने के लिए, जिससे हमें एक्चुअली ऑर्गेनिक के लिए अलग से ना जाना पड़े, 4 गुना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, लेकिन वैसे ही हमें देशी तरीके से, भारतीय तरीके से, जहाँ पहले शायद सदियों पहले काम हुआ करता होगा, ऐसा भी कुछ आपने अपने गाँव में किया? बिल्कुल साहब, हमारा एक सोच गया, पर्यावरण अच्छा हो और सारे जीवों के साथ हम रहें जी। तो खुला चिड़ियाघर रखा। हमने ये भी कहा किसी भी जीव को नहीं मारना। अभी तक तो पहला हिंदुस्तान में अगर है तो चूहा घर लापोड़िया में है। चूहा घर, चूहों को भी नहीं मारना है। अच्छा। चिड़ियाओं को और तितलियों को बहुत दूर है, वो तो हमारे देव सम्मान है। चूहा भी देव सम्मान है, नेचर ने इसको दिया है, तो कुतरने को लो दिया है। अब मनुष्य रहने लग गया तो वो भी पालतू हो गया, कुत्ता पालतू, गाय पालतू होगी, तो ऐसे चूहा भी पालतू हो गया। तो लोगों को क्या कहा कि इसको मारने के बजट रखने लग गए, हर घर में उसको मारते हैं, पीटते हैं, वो ठीक नहीं था। हमने लापोड़िया से आधा किलोमीटर दूर एक चूहा घर की जगह पैक की और कहा कि उसको पिंजरे जो होते हैं चूहे पकड़ने के, वो पिंजरे हमारे पास, मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा है। अच्छा, अभी आज पड़ा है कि चूहा, कोई भी जिसके पास कोई चूहे मारते हो तो उसका पिंजरा पकड़ा दो और वो पिंजरे में पकड़ करके चूहा अगर छोड़ दो तो वहाँ बिल्ली भी आती है, वहाँ पे सांप भी होते हैं, ये भी किसी का भोजन है। जीवो से भोजनम हाँ, की हमारी संस्कृति रही है। तो हमारे वहाँ पर किसी जीव को नहीं मारा जाता, सबके घर बने हुए हैं। मोर घर बना हुआ है, आपके खुला चिड़ियाघर बना हुआ है, देवबनिया बनी हुई है और उसमें पालतू नहीं जाता, उसमें वन्य जीव रहते हैं। अच्छा, तो वन्य जीव रहते हैं, तो एक वन्य जीव का भी एक अलग खेल है। और पालतू के लिए खुला जगह है जिसको चौका सिस्टम बोलते हैं। वहाँ अच्छा घास है, लाखों पेड़ है, लाखों, हजारों में नहीं, लाखों अच्छा। में, हजारों में पीपल है, हजारों में नीम है, क्या समझे साहब। और पक्षियों की आवाजें होगी खूब जबरदस्त, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और खूब पशु घूमते हुए मिलेंगे। और जंगल हॉल बनाया है, मतलब जंगल में, यानी कि गोचर में, वहाँ ग्वाल बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे और नीमों और पीपल के नीचे घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और गायें जो है विचरण करती रहेगी, चढ़ती रहेगी। वहाँ नाड़ियाँ बनी हुई है, पानी पीते रहेंगे। लक्ष्मण जी, आपकी बातों से तो मुझे एक 3D पिक्चराइजेशन लग रहा है कि जिस तरह से हम कई बार पुराने हमारे जो एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, टीवी में देखा करते हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके के दृश्य आते हैं, ऐसा कुछ दृश्य आप बता रहे हैं। मैं लक्ष्मण सिंह जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं किसी गाँव में, तो ऐसा नहीं है किसी की नज़र नहीं पड़ती है। हाँ। जब कोई व्यक्ति काम करता है किसी गांव में, इतना कुछ पनप जाता है, तो राज्य सरकार की भी नज़र पड़ती है, भारत सरकार की भी नज़र पड़ती है। आपके ऊपर भी, आपके गांव के ऊपर भी सरकारों क्या दृष्टि गई होगी, उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया होगा, कुछ सहयोग मिला होगा, उससे भी चीज़ें बढ़ी। और इजराइल की नज़र आप पर कैसे गई जहाँ आपको उन्होंने बुलाया? बिल्कुल, इजराइल चाहता था कि नेचर को कैसे डेवलप करें जी। वहाँ पे ज़्यादा तकनीक विकसित हुई, ड्रिप इरिगेशन, कृषि के तकनीक वो ज़्यादा थी, लेकिन नेचर को कैसे विकसित किया जाए वो कम था। तो हमारे बारे में सुना, वो लोग इधर आए, हम उधर गए, और फिर ये भी कहा कि आप अफगानिस्तान भी जाओ। एक CRS नाम की संस्थाएं थी जो वहाँ मदद करती थी, अफगानिस्तान में मदद करती थी। उन्होंने कहा कि ये चौका सिस्टम वहाँ होना चाहिए, और उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं भी वहाँ गया। वो भी लोग फिर यहाँ टीम यहाँ आई उसको समझने, और फिर वहाँ जाके किया। असल में बारिश का पानी को कैसे जगह जगह रोका जाए और वहीं कृषि पनपे और वहीं घास पनपे और वहीं जीवन पनपे, ये मैंने उनको वहाँ सिखाया और यही मेरे गांव वालों को सिखाया। तो गांव क्या है, कम खर्चीला हुआ, कम खर्चे पे अधिक इनकम। एक ग्वाला 30 गाय चराता है और 60,000 रुपये कमाता है। ठीक बात है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो हमारी खेती सस्ती होती है
उत्पादन तगड़ा होता है और ज़मीनें उपजाऊ होती है। हमारे जितने भी मल हैं, मनुष्य का मल मान लो, गोबर गाय भैंस का, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, ये जो बर्म है मतलब केचुआ खाद, वही है। उनका जो पोटी है, उनकी जो मल है, वो ज़मीन उपजाऊ करता है। तो हमने इस पे काफ़ी ध्यान दिया कि ये सब गोबर है, गायों का गोबर है, खेतों में कैसे डाला जाए, किसको पका करके कैसे दिया जाए, मनुष्य को भी कैसे अपनी अपनी जो पोटी है वो किस ढंग से करी जाए जो ज़मीन उपजाऊ बने। ये ज़मीन का भोजन है, लेकिन निर्मल होना चाहिए। भोजन में, पानी में मल नहीं मिलना चाहिए। वो हमने पूरा ध्यान दिया, इसलिए ज़मीन उपजाऊ हुई, पानी जगह जगह रुका। पानी को कहीं से भेजने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पानी गिरता है वहाँ इकट्ठा होता है, मॉइस्चर बढ़ाता है, खेती होती है, घास होता है, जीव पनपते हैं और हम भी उनके साथ रहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। बहुत ही सुंदर बताया आपने कि किस तरीके से सब लोग एक साथ रह रहे हैं। और लेकिन एक प्रश्न फिर भी लक्ष्मण सिंह जी मेरे जहन में आता है कि आपने गांवों की बात की, ग्वालों की बात की। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पलायन हो रहा है गांवों से शहरों की ओर। उन जगहों पर हम क्या करें जहां पर 25-25 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं, लोग वहां भी रह रहे हैं, हज़ारों लोग रह रहे हैं। अब नीचे उतरते हैं, नीचे सड़कें हैं, नाम मात्र के कुछ गार्डन बने हुए हैं जिनसे कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो एक आदमी अपने फ्लैट में, अपने मकान पर, अपनी छत पर, क्या वहां पर भी कुछ इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है जिससे कि हर घर में, हर फ्लैट में ऐसा कुछ देखने को मिले, तो लोगों का जीवन, पर्यावरण उससे भी प्रभावित होगा? हाँ, हमको मकान ऐसे बनाने चाहिए जहाँ नीचे गायें रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किया है जी। नीचे गायें रहती है, बीच में मनुष्य रहते हैं, ऊपर पक्षी रहते हैं। हम सबके साथ जीना सीखें। नहीं, लेकिन देखिए अब ये चीज़ है, ये तो मकान जब बनेगा तब की बात है। जिनके बने हुए हैं ऑलरेडी, अब वो क्या करें, बिकॉज वो अब उसको हटा करके नया तो नहीं बना सकते। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मैं वहीं जा रहा हूँ जी। ये सब चीज़ें क्या है कि कई दफ़े छतें बनी हुई है तो वो कमज़ोर होती है। अच्छा। जैसे 6 इंच की छत बनती है, उसके ऊपर आप इतनी मिट्टी नहीं डाल सकते, बजन जाता है। लेकिन छतें जब नई बनती है तो उसको आप ऐसी छतें बनाए जो ऊपर पौधे और खेती कर सको, लेकिन कमज़ोर छत पे नहीं हो सकती। जैसे आपके पट्टी की छत होती है ना, पत्थर की पट्टी, बिल्कुल। इस पे नहीं कर सकते, उस पर पानी लीक हो जाएगा। आरसीसी की छत, आरसीसी की छत हो तो उसी ढंग से बनाई जाए। लेकिन हमको जितने गमले लगते हैं, आप कैसी ऐसे फूल वगैरह लगा, वो बुरा नहीं है, लगाना चाहिए, फूल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सब्जियां लगाओ उसमें। इजराइल में जितनी भी दीवारें हैं जी, जितनी भी छतें हैं, उस पर सब सब्जी लगी हुई है, सब मकानों में लगा हुआ है। आप जितने अपने रोस हैं उसमें भी जो 5 गमले लगे हुए हैं उसमें भी सब्जी लगी हुई है। अच्छा, मिर्ची लगी हुई है, टमाटर लगे हुए हैं, भिंडी लगी हुई है। आप वहीं से तोड़ो, वहीं से खाओ, उसके भी फूल आते हैं। हर फसल के फूल आते हैं, भिंडी के फूल, सरसों के फूल, है ना, जितनी भी फसलें होती है सबके फूल के बाद ही दाना आता है। तो आप जितने भी फूल आते हैं तो वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, उसके बाद हमको भोजन देते हैं। तो हमको गमलों में फूल लगाना चाहिए, ऐसी छतें बनानी चाहिए तो ऊपर घास है, पेड़ हैं, आपके सब्जियां हैं, अनाज है, वो लगाया जा सकता है। ठीक बात है। जिस तेज़ी से हम लोग आज देख रहे हैं कि धरती से पानी का संकट है, हरियाली का संकट है, लोग बाग शिकायतें बहुत करते हैं, लेकिन शिकायतों के बाद में कर्म शायद उतना नहीं करते हैं जितना हमें आपस में करना चाहिए। नई जो पीढ़ी है जिसने वो गायों को, लोगों को यही नहीं देखा कि गायों से दूध कैसे निकाला जाता है, उन्होंने केवल और केवल थैली का दूध, मैं उनको की बात कर रहा हूँ जो बच्चे हैं छोटे 8 साल के 10 साल के हैं, जिन्होंने गायों का बाड़ा कैसा होता है वही नहीं देखा, घोड़ों का अस्तबल नहीं देखा, तो वो उनके लिए तो बहुत बहुत अलग चीज़ हो जाएगी। उनके लिए आपका क्या संदेश और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? आज ही सुबह ऐसे हमारे हर महीने करीबन दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऊंची कॉलेजों के और ऊंची स्कूलों के, वो वहाँ जाते हैं, समझते हैं। तो उनको जब सवाल करते हैं कि दूध कहाँ से आता है तो डेयरी से आता है, पानी कहाँ से आता है कि नल से आता है ना। और गर्मी होती तो चल नहीं सकते, सर्दी हो तो फिर दिक्कत। तो हमने अभी उनको सिखा रहे हैं बच्चों को कि आप जो अब काम करना है, चाहे नौकरी में जाओ, चाहे आप कृषि में जाओ, और आपको
क्या काम करना है? पर्यावरण के साथ पशुपालन का काम करना चाहिए, कृषि का काम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, धूप सहो सर्दी सहो। आज ही मेरी बात हुई है 10 बजे। तो ऐसे हमारे अभियान हैं। और गांव ग्रामीण में भी पहले क्या आइडिया आया था गांव के लोगों को कि इनको शहर में रखो बच्चों को, और ये फिर नौकरी करेंगे। ये गलत है। नौकरी नहीं करना है, देश को संभालना है, मालिक बनना है जी। हाँ, देश के मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। नौकरी करो तो भी मालिक बनना है। मालिक भाव से काम करो, नौकर भाव से नहीं। ओनरशिप लेकर के हमें काम करना पड़ेगा कि धरती हमारी है, ये देश हमारा है और हम लोग इसके मालिक नहीं तो कम से कम हम इसके पुत्र हैं। हम लोग सुनते भी थे कि ये वीर भोग्या वसुंधरा है, माता भूमि पृथ्व्या हम इसकी बात करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो ये वसुंधरे धरती मैया पादस्सम क्षमस्व में हम लोग ऐसा श्लोक कहते हैं। जब रात को सोते हैं तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या वाकई में हम क्षमा मांगते हैं? और क्षमा मांगते हैं तो जितना निकालते हैं उतना डालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं यूं बैठ जाना, कामयाबी उसी को मिलती है। और शायद लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया जी को इसीलिए वो कामयाबी मिली, क्योंकि उस उम्र में इस बात को समझ करके कि पानी का संकट अगर आएगा तो सब लोग बहुत परेशान होंगे, तो सबकी परेशानी को समझ करके उन्होंने अपने जीवन के, अपने करियर के सपनों को तिलांजलि दी और ये सोचा कि सपने तो सपने होते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं वो वाकई में अपने होते हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने इतनी बढ़िया सुंदर बातें कही जो मुझे लगता है कि जनता को इससे बहुत कुछ मिलेगा और वो समझेगी, सीखेगी। नमस्कार।